The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है कन्नूर स्कॉट के बारे में, जो कि एक साउथ की मूवी है। काफी अच्छी कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। ये कहानी 2015 में कन्नूर के जंगलों से शुरू होती है और हम 4 पुलिस वालों को देखते हैं, जयन, जोस, सैफी और उनके टीम लीडर जॉर्ज मार्टिन। और इनकी टीम को बुलाया जाता है कन्नूर स्क्वाड। और ये चारों लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लिए उन पॉलिटिकल क्रिमिनल को पकड़ते हैं जो कि क्राइम करने के बाद पॉलिटिशियंस की हेल्प के साथ कहीं जाकर छुप जाते हैं। और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाती। आज की रात ये लोग कन्नूर के विराजपेट बॉर्डर के जंगल में सुबह 3:30 बजे अपने खबरी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनका खबरी आता है और उसका पीछा करते हुए ये लोग जंगल के बीचों बीच एक जगह जाते हैं जहां पर कुछ पॉलिटिकल क्रिमिनल छुपे हुए थे। कन्नूर स्क्वाड को देखते ही वो क्रिमिनल्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन उनमें से एक क्रिमिनल का पीछा करते हुए जंगल में एक जगह जाता है जहां पर मार्टिन और वो क्रिमिनल दोनों लोग एक पेड़ से लटकी लाश को देखकर चौंक जाते हैं। वो लाश आधी सड़ चुकी थी। खैर, कन्नूर स्क्वाड उन क्रिमिनल्स को पकड़कर सुबह सुबह लोकल पुलिस स्टेशन में हैंडओवर कर देते हैं। इसके बाद मार्टिन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से जंगल में मिली लाश के बारे में जांच करने के लिए कहता है, लेकिन एज यूजुअल पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ये कोई आम आदिवासी होगा जिसने आत्महत्या कर ली और यहाँ जंगलों में ये सब आम बात है, आप इस बात को भूल जाइए। लेकिन मार्टिन का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। वो अपने एक सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें जंगल में जो लाश मिली है उसमें आत्महत्या नहीं करी है, उसका मर्डर हुआ है। क्योंकि आमतौर पर जब कोई आदिवासी जंगल में सुसाइड करने जाता है तो पेड़ पर इतनी ऊपर चढ़ जाता है कि कोई उसे देख भी ना सके। इसके अलावा लाश की जांच करते समय मैंने देखा कि उसके पैर में एक स्टील की प्लेट डली हुई है और कोई भी आदिवासी इतनी महंगी सर्जरी नहीं करवा सकता। उसकी बातें सुनने के बाद सीनियर ऑफिसर भी मार्टिन को जांच करने की परमिशन देता है। मार्टिन लाश के पैर में लगी स्टील की प्लेट पर लिखे सीरियल नंबर से अपनी जांच शुरू करता है और पता चलता है कि उसका ऑपरेशन चैतन्य हॉस्पिटल में हुआ था और उसका नाम मुर्गन है और वो एक ट्रक ड्राइवर था। आगे की इन्वेस्टिगेशन में कन्नूर स्क्वाड को मुर्गन की वाइफ मंजा का एड्रेस मिल जाता है और कन्नूर स्क्वाड उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मंजा और उसकी बेटी के साथ राकेश नाम का एक आदमी भी होता है। मंजा इन लोगों को बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे घर पर मेरी माँ के साथ एक आदमी रहता था जिसे मैं अपना बाप मानती थी, लेकिन शायद वो मेरा बाप नहीं था। मेरे मैच्योर होने के बाद उसने मुझे कुछ शराब की बोतलों के लिए मुर्गन के हाथों बेच दिया था। मुर्गन भी मुझे मारता था, लेकिन एक दिन उसने मेरे नाम पर एक ट्रक खरीद लिया। ये देखकर मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन बाद में कोर्ट का नोटिस आने पर मुझे ये चीज समझ में आई कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा करा है। इसीलिए मैंने राकेश के साथ मिलकर मुर्गन को मार डाला था। वंजा की कहानी इमोशनल तो थी, लेकिन अब सीन प्रेजेंट में आता यानी 2017 में शिफ्ट होता है, जहां मार्टिन एक नॉवेलिस्ट को अपने इस केस के बारे में बता रहा होता है। नॉवेलिस्ट मार्टिन से पूछता है उसके बाद क्या हुआ, क्या आपने सुसाइड केस बनाकर वंजा को छोड़ दिया? मार्टिन कहता है नहीं, क्योंकि मैं एक आम आदमी होने के साथ साथ एक पुलिस वाला भी हूँ और मेरा काम है लोगों को उनके क्राइम की सजा दिलवाना। इसके कुछ दिन बाद मार्टिन के सीनियर ऑफिसर्स उसे अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी टीम का एक ऑफिसर जयन रेत माफिया से रिश्वत लेते पकड़ा गया है। दरअसल जयन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। उसे डिपार्टमेंट से लोन लेने का भी ट्राई करा, लेकिन उसका लोन रिजेक्ट हो। वो बहुत परेशान था। इस बारे में हम लोग आगे बात करें। सीनियर ऑफिसर्स जयन को सस्पेंड कर देते हैं और कन्नौर स्क्वाड को भी बंद कर देते हैं और सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इन सबके बीच में अब्दुल वहाब नाम के एक व्यापारी को कुछ लोग उनके ही घर में चोरी करके उनका मर्डर कर देते हैं। कुछ दिनों तक पुलिस डिपार्टमेंट क्रिमिनल्स को ढूंढने में लगा होता है, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। वहाब एक व्यापारी था और उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफी अच्छा था, इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी के लोग काफी ज्यादा हंगामा भी करते हैं। पुलिस पर प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक पुलिस वाला एसपी चोलन को कन्नौर स्क्वाड के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब डिपार्टमेंट किसी ऐसे क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाती तो सीनियर ऑफिसर्स कन्नूर स्क्वाड को बुलाते हैं और वो लोग कुछ दिनों में ही क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। अगले दिन एक सीनियर ऑफिसर मार्टिन को ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं एसपी चोलन के कहने पर मैं तुम्हें ये मर्डर केस दे रहा हूँ, लेकिन जयन तुम्हारी टीम में नहीं होगा। मार्टिन उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जयन ने पहली बार रिश्वत ली थी इसीलिए पकड़ा गया, जबकि डिपार्टमेंट में कई ऐसे लोग हैं जो हर मिनट रिश्वत लेते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते और अब तक हमने जितने भी केस सॉल्व करे हैं वो सब साथ मिलकर करे हैं। खैर, मार्टिन की जिद पर वो लोग जयन को भी स्क्वाड में रखने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद चोलन मार्टिन से कहते हैं तुम्हारे पास ये केस सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 दिन है। मार्टिन अपने कन्नूर स्क्वाड के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और वो लोग सबसे पहले वहाब के घर जाते हैं और पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, मगर उन्हें घर के अंदर कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद मार्टिन वहाब के बेटे रमजान से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। रमजान बताता है कि उस रात मेरे मामा यूके से वापस आने वाले थे जिन्हें एयरपोर्ट से पिक करना था, इसीलिए हमारा ड्राइवर सुबह 4 बजे आने वाला था। इसीलिए 3:30 बजे के आसपास जब दरवाजे की घंटी बजी तो मुझे लगा कि ड्राइवर ही होगा, लेकिन वो लोग चोर थे। इसके बाद एक फोरेंसिक्स ऑफिसर मार्टिन के पास आता है और बताता है वॉशरूम में हमें यूरिन सैंपल मिला है जिसमें ब्लड भी था। वो मार्टिन को उसकी रिपोर्ट
रिपोर्ट देता है। घर से अपनी जांच पूरी करने के बाद कन्नूर स्क्वाड साइबर स्टेशन में जाती है और वहां एक टेक्नीशियन विनोद की हेल्प से ये लोग मर्डर के एक हफ्ते पहले से लेकर मर्डर वाली रात तक वहाब के घर के आसपास जितने भी कॉल्स हुए हैं उनकी सबकी एक लिस्ट निकालते हैं। उसके बाद ऐसे नंबर्स को फिल्टर करते हैं जिन पर सिर्फ 2 मिनट से कम बात हुई हो, फिर ऐसे नंबर को जिनमें सिर्फ 1 या 2 नंबर में ही बात हुई हो। इस तरह से वो लोग लाखों नंबर में से 5 नंबर शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर वो लोग सिम कार्ड जहां से खरीदे गए थे उस शॉप पर जाते हैं और वहां के ओनर से उस नंबरों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं। तब वहां का ओनर बताता है कि मैंने अपने दोस्त रियाज को ये नंबर्स दिए थे। इसके बाद उस ओनर की हेल्प से कन्नूर स्क्वाड रियाज को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस की जमकर खातिरदारी के बाद भी रियाज अपना मुंह नहीं खोलता। तब मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और हमें वॉशरूम में जो यूरिन सैंपल मिला है उसमें तुम्हारा ब्लड भी है, तो इतना मार खाने का कोई फायदा नहीं है। इतना सुनने के बाद रियाज उन्हें सच्चाई बताना शुरू करता है और वो कहता है कुछ सालों पहले वो कतर में काम करता था। वहां उसकी मुलाकात आमिर और जुल्फिकार से हुई। वो दोनों उसके ओनर के बेटे थे। वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन उनके बाप ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने चोरी करने का फैसला लिया और मुझे कमीशन का लालच देकर अपने काम में शामिल कर लिया। फिर मैं इंडिया वापस आ गया और यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान चलाने लगा। वहाब मेरे दूर के रिश्तेदार थे और एक दिन मैं सीसीटीवी रिपेयर करने के लिए उनके घर गया था। तब मैंने सीसीटीवी कैमरे में उन्हें अपने बेडरूम में लॉकर में करोड़ों रुपए कैश रखते हुए देख लिया था। मैंने ये बात आमिर और जुल्फिकार को भी बता दी थी। इसके बाद उन लोगों ने चोरी करने का प्लान बनाया। फिर उन दोनों ने नॉर्थ इंडिया से हथौड़ा और बाम्बी नाम के 2 गुंडों को मेरे पास भेज दिया और 2 दिन बाद आमिर और जुल्फिकार भी इंडिया आ गए। मैं अक्सर वहाब के घर आता जाता था लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि रात को उसका ड्राइवर 4 बजे घर आने वाला है। इसका फायदा उठाकर हम लोगों ने चोरी करने का प्लान बनाया था। उस रात जब हम लोग घर में घुसे तो सबसे पहले हमने रमजान और उसकी बहन फराह को मारकर बेहोश कर दिया। वहाब को भी मारकर बेडरूम में लेकर गए लेकिन लॉकर खोलने के बाद हमें सिर्फ 5 लाख रुपए और कुछ गहने मिले। वहाब बार बार उनसे कह रहा था कि आज मेरे घर में उतना कैश नहीं है, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं कल दे दूं, मेरे परिवार को छोड़ दो। कुछ टाइम के बाद किडनी स्टोन की वजह से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं वॉशरूम में चला गया था। जब मैं वापस आया तो उन लोगों ने उनकी बेटी को बहुत मारा था और वहाब को जान से मार दिया था। जब मैंने आमिर से कहा कि हम यहाँ सिर्फ चोरी करने आए थे, किसी को मारने नहीं। इसके बाद आमिर ने मुझे धमकी दी और कहा तुमने तो बोला था यहाँ करोड़ों रुपए मिलेंगे लेकिन हमें सिर्फ 5 लाख रुपए मिले। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। रियाज से सब कुछ सुनने के बाद मार्टिन ने उसे चोलन के हवाले कर दिया और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके बाद उन्हें पता चला जुल्फी और आमिर का घर मंजेरी में है। इसके बाद हम मार्टिन के एक साथी ऑफिसर को देखते हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बन के जुल्फी के घर में जाता है और बातों ही बातों में उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। इसके बाद मार्टिन को कॉल करके बताता है कि वो लोग 6 महीने से अपने घर नहीं आए थे लेकिन जुल्फी की वाइफ प्रेग्नेंट है। इसका मतलब वो लोग कभी कभी तो आते ही होंगे, तो उनके घर का मोबाइल नंबर दे देता है। इधर मार्टिन अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में फराह से मिलने के लिए जाता है। वो भी मार्टिन को अपनी स्टेटमेंट में बताती है कि उस दिन इन चोरों को जब पैसे नहीं मिले मेरे पापा के सामने मुझे बहुत टॉर्चर किया, फिर उनके सामने ही मेरा रेप कर दिया। पापा चिल्लाते रहे और बोलते रहे कि तुमको जितना पैसा चाहिए मैं कल दे दूंगा, लेकिन उन लोगों ने ये बात नहीं मानी और उनको जान से मार दी। और ये भी कहती है कि प्लीज मेरे रेप की बात बाहर किसी को मत बताना। इसके बाद मार्टिन को साइबर स्टेशन से विनोद का कॉल आता है और वो बताता है पिछले कुछ दिनों से जुल्फी के घर पर मुंबई के अलग अलग फोन बूथ से कॉल आ रहे हैं, मतलब वो दोनों मुंबई में है। इसके बाद मार्टिन की कन्नौर स्क्वाड कन्नौर से मुंबई बाय रोड निकल जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल की हेल्प लेते हैं और आगे उन सभी बूथ को चेक करने के लिए लग जाते हैं जिनसे जुल्फी ने अपने घर पर कॉल किया था। और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है जुल्फी ने एक दिन अपने घर पर कॉल करने से पहले मुंबई में शीशु नाम के एक बंदे को कॉल किया था। अब कन्नौर स्क्वाड शीशु को पकड़ लेता है और शीशु भी उनसे कहता है कि वो दोनों कतार में रहने वाले मेरे ओनर के बेटे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ इन दोनों को रहने के लिए कमरा दिलवाया था। लेकिन मुझे पहले से ही शक था ये दोनों कोई कांड करके भाग रहे हैं, क्योंकि फोन में रिचार्ज रहते हुए भी वो लोग बार बार लैंडलाइन इस्तेमाल कर रहे थे। और तभी स्टेशन पर आमिर बात करते हुए एक नंबर नोट कर रहा था, तो मैंने भी लिख लिया, लेकिन मैं सिर्फ 8 डिजिट ही लिख पाया। इसके बाद उन लोगों ने मुझे भुवनेश्वर का टिकट खरीदने को कहा और मैंने उन्हें टिकट खरीद कर दे दिया। शीशु की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो लोग बाहर आते और मार्टिन उनसे कहता है कि वो दोनों भुवनेश्वर नहीं गए होंगे, क्योंकि शीशु ने उन्हें ट्रेन में चढ़ते हुए नहीं देखा था। तभी उन्हें साइबर स्टेशन से विनोद का कॉल आता है। वो मार्टिन को बताता है कि थोड़ी देर पहले जुल्फी ने फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास से अपने घर पर एक कॉल किया था। विनोद उन्हें फरीदाबाद वाला नंबर देता है जो
एग्जैक्टली 8 डिजिट से मैच करता हुआ था जो कि शिशु ने दिया था। अब कन्नौर स्क्वाड उन लोगों को पकड़ने के लिए फरीदाबाद जाने की तैयारी करने लगते हैं। मार्टिन चोलन को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता के फ्लाइट से फरीदाबाद जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन चोलन कहता है सिर्फ हाई रैंक ऑफिसर्स को फ्लाइट से जाने की इजाजत होती है। अब इनके पास दो ही रास्ते थे, या तो ट्रेन से फरीदाबाद जाएं या अपनी गाड़ी से। फिर ये लोग अपनी गाड़ी से मुंबई टू फरीदाबाद के लिए निकल जाते हैं। फरीदाबाद पहुंचकर यूपी पुलिस से हेल्प लेते हैं और उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हुए एक छोटे से गांव में जाते हैं। वो नंबर पवन नाम के एक लड़के का होता है और आखिरकार वो लोग पवन के घर में घुसकर उसे पकड़ लेते हैं। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद पवन उन्हें बताता है कि हथौड़ा और बॉम्बी भाई के कहने पर वो स्टेशन से उन दोनों को लेने के लिए गया था और जुल्फी ने उसका फोन लेकर किसी को कॉल किया। ये देखकर आमिर भाई गुस्सा हो गए। अब वो दोनों हथौड़ा भाई के पास हैं। ये लोग पवन को साथ लेकर हथौड़ा के घर जाने लगते हैं। तभी पीछे से पवन की वाइफ हाथ में बंदूक लेके आती है और गोली चला देती है और मौका देखकर पवन भी इनका हाथ छुड़ाकर भागने लगता है। फिर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और इन पर हमला कर देता है, मगर ये स्क्वाड भी बड़ी बहादुरी से गांव वालों को सामना करती है और काफी लंबी फाइट के बाद आखिरकार ये लोग पवन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह एक सुनसान जगह पर ये लोग पवन को टॉर्चर करते हैं। फिर पवन इन लोगों को बताता है कि आमिर और जुल्फी कोई आम आदमी नहीं है। इन लोगों ने चाइना जाकर किसी बड़ी कंपनी के साथ स्मगलिंग डील की है और वापस आकर इंडिया में कई सारे हंटर्स को हाथियों को मारने के लिए हायर किया, लेकिन अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्हें और पैसे चाहिए थे। खैर फिलहाल वो लोग अभी हथौड़ा और बॉम्बे भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर है। अब कन्नूर स्क्वाड पवन को लेकर रेलवे स्टेशन जाने लगते हैं। रास्ते में जोश को अपने घर से कॉल आता है। बात करने के बाद वो मार्टिन से कहता है जैन का रिश्वत वाला वीडियो लीक हो गया है और मेरी बेटी कॉल करके मुझसे पूछ रही है कि मैंने तो रिश्वत नहीं ली है। वो जैन को बहुत कुछ बोलने लगता है जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर मार्टिन उन लोगों को अलग करता है, जिसके बाद जैन बताता है कि मुझे अपने बेटी के बहरेपन का इलाज कराना था, उसकी शादी करानी थी, पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मजबूरी में मैंने ऐसा किया। उसकी बात सुनने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि इतने सालों साथ काम करने की वजह से वो लोग एक दूसरे का दर्द समझते थे। फिर वो लोग वापस गाड़ी में बैठते हैं और आखिरकार रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अलग अलग होकर वो लोग पूरी ट्रेन में ढूंढना शुरू करते हैं। मार्टिन जैन मिलकर एक बोगी में हथौड़ा और बॉम्बे को पकड़ लेते हैं और उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर ले जाते हैं। जोश और सैफी अभी भी ट्रेन में आमिर और जुल्फी को ढूंढ रहे होते हैं। इधर हथौड़ा से पूछताछ करते हुए मार्टिन को उसका फोन मिल जाता है और उसको कॉल रिकॉर्ड में मिले आखिरी नंबर को मार्टिन साइबर स्टेशन में विनोद को भेज देता है। तो विनोद बताता है कि उस नंबर की आखिरी लोकेशन प्रयागपुर बस स्टॉप थी। वो लोग बस स्टॉप पर जाते हैं और लोगों को आमिर और जुल्फी की फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं, जिसके बाद एक लड़का मार्टिन को बताता है कि आधे घंटे पहले ये दोनों बाबागंज की बस में यहाँ से निकल चुके हैं और मैप देखकर मार्टिन को पता चल जाता है कि बाबागंज नेपाल के बॉर्डर के पास है, मतलब वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल भागने वाले थे। मार्टिन तुरंत बाबागंज वाली बस का पीछा करने के लिए बहुत ही तेज गाड़ी चलाता है और आखिरकार बस को रुकवाने में कामयाब भी हो जाता है। मार्टिन और जयन पूरी बस चेक करते हैं लेकिन उस बस में आमिर और जुल्फी नहीं होते हैं। यहाँ मार्टिन के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वो हथौड़ा और बॉम्बे के पास जाता है और दोनों से कहता है कि मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, अगर तुम दोनों मुझे उन्हें पकड़ने में मदद करोगे तो मैं तुमको पैसे देकर छोड़ दूंगा। हथौड़ा और बॉम्बे दोनों उसकी बात मान भी जाते हैं और उन्हें बीच जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं और दोनों अपनी हथकड़ी खुलवाने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में रास्ता बताने लगते हैं। तभी मार्टिन अपनी गन निकालता है और हथौड़ा के हाथ पर गोली चला देता है और उनसे कहता है अगर तुम दोनों ने सच और सही रास्ता नहीं बताया तो मैं तुम दोनों का एनकाउंटर कर दूंगा। डर के मारे आखिरकार वो दोनों जंगल में आमिर को जुल्फी के अड्डे पर पहुंचा देते हैं। आमिर और जुल्फी यहाँ जंगल में अपने हंटर्स के साथ होते हैं और यहाँ शुरू होता है क्लाइमैक्स का जबरदस्त फाइट सीन। बट इन दी एंड इंडियन आर्मी के जवान राउंड मारते हुए पहुंच जाते हैं और मार्टिन उन्हें बताता है कि मैं केरला पुलिस से जॉर्ज मार्टिन हूँ। आर्मी वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और उनका सुपीरियर ऑफिसर मार्टिन से पूछता है आखिर तुम लोग केरला से बाय रोड बाबागंज यानी नेपाल बॉर्डर तक सिर्फ इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आए हो? वो लोग पुलिस की हेल्प करते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़कर उनके साथ कन्नौर स्क्वाड को हाईवे पर छोड़ देते हैं। इधर केरला में जब ये बात सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चलती है तो वो मार्टिन को कॉल कर बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी से फ्लाइट पकड़कर उन्हें केरला वापस ले आओ, लेकिन मार्टिन मना कर देता है और उन्हें बाय रोड नेपाल बॉर्डर से लेकर केरला वापस आ जाता है। आखिर में चोलन का दिया हुआ 10वां दिन भी पूरा होने से पहले मिशन कंप्लीट हो जाता है और ये पूरी पिक्चर एक सत्य घटना पर आधारित है और ये है वो असली कन्नौर स्क्वाड जिनको ट्रिब्यूट दिया गया है। इसी के साथ पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है और हम भी चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।